जैसे हमने इतिहास का घटना चक्र का सीरीज देख रहे हैं, उसी तरह हम लोग लुसेंट को भी साथ में करते चलेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव लुसेंट को देख लेंगे ताकि हमारा पूरा छूटे नहीं कोई क्वेश्चन। देखिए, पहला है कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी पाक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास 3 भागों में किया गया। यानी इतिहास के कितने में भाग में? एक हो प्रागैतिहास, ठीक है, एक हो जाएगा दोस्तों प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, और उसके बाद में एक हो जाएगा आदि इतिहास यानी प्रो हिस्ट्री, ठीक है। यानी पहले होता है प्री हिस्ट्री, तब प्रोटो, तब होता है हिस्ट्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों। आगे, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई उल्लेख विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब इस काल में मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार की लिखित विवरण नहीं है। मतलब मनुष्य क्या करता था, कैसे करता था, सिर्फ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उनके क्रियाकलापों से, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। मतलब जो आदि ऐतिहासिक काल आया उसमें लेखन तो हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक। यहाँ देख लीजिए, संस्कृति और बर्तन। मतलब मालवा जो संस्कृति था, यहाँ से कैसा बर्तन मिला था? काला एवं लाल। यानी मालवा प्रदेश जो है हमारे दोस्तों, वहाँ से काला एवं लाल। बुर्ज होम मतलब एक कोई घर है, और बुर्ज होम में हम लोग देखते हैं कि ये मुख्यतः प्रसिद्ध है। बुर्ज होम के गर्तवास के बारे में हम लोग कल भी देखे थे कि गर्तवास जो होती है वह बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ था। तो यानी याद रखना है कि धूसर, बुर्ज होम धूसर यानी जो गड्ढा है, यानी गर्त आवास मतलब कि जो गड्ढा है वह धंसा हुआ है, ठीक है, तो धूसर। जोखे लाल, जोखे लाल। दक्षिण नौपाषाण चमकीला धूसर, दक्षिण नौपाषाण काल चमकीला धूसर। पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल, ठीक है। आगे देखते हैं कि मानव विकास के उस समय को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है, ठीक है, लिखित रूप से। जैसे कि हम लोग पहले वाला जो भी चित्र था उसको पढ़ने के लिए हम लोग खेल खड़ी जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे उस समय यूज किया जाता था। तो एक होता है प्रागैतिहासिक, तब आदि ऐतिहासिक, तब ऐतिहासिक, यानी प्री, प्रोटो, तब हिस्ट्री, ठीक है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। यानी जो ज्ञानी मानव जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, ये 30 या 40 वर्ष पूर्व हुआ आया। नाम एवं तिथि, नामांकन कैसे हुआ देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी किसी बुक में आपको चेंजेस भी मिलेगा, लगभग थोड़ा सा का अंतर मिलता है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा, घटना चक्र में तो नहीं, लगभग सेम ही रहता है। कुछ अन्य बुक में थोड़ी सी अंतर, यानी 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल की है। तो बस पूरा पाषाण में याद रखना है कि 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इसको 3, जो स्टार्टिंग हुआ, जो बीच में आया और जो उत्तर मतलब जो बाद में आया, ठीक। अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। मतलब थोड़ी सी पूरा पाषाण काल में बदलाव आए। 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले तक के काल को माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे होते थे, ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। देखिए, हमने एक घटना चक्र में भी पढ़ा था कि चैकोलिथ किसके लिए था। तो चैकोलिथ हम लोग देखा था कि ताम पाषाणी यानी ताम्रस्य जो था काल के लोग को हम लोग चैकोलिथ पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ आपको आ रहा है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मीन जो लघु पाषाण मतलब छोटे छोटे जो बनते थे वह मध्य पाषाण काल में औजार हड्डियों के ही औजार थे। देखिए, औजारों में हड्डियाँ थी, लकड़ियाँ के मुट्ठे, हंसिया एवं आरी जैसे औजारें मिले। और वहीं जब आप पूरा पाषाण में देखिएगा तो मोटे मोटे जिसमें दाग नहीं थे। नहीं कहा जाता है कि आज भी हम लोग हंसुआ गरासी लेते हैं तो उसको पिटवाते हैं दाग के लिए ताकि जल्दी किसी को काटा जा सके। वही थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ। आगे चलते हैं नौ पाषाण काल, 10,000 वर्ष पहले होती है इसकी शुरुआत, ठीक है। यहाँ देखिए, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी जो हम लोग पूरा पाषाण काल 20,000 से 10,000 वर्ष 12,000 वर्ष पूर्व देखें, 12,000 से 10,000 पूर्व जो देखें मध्य पाषाण काल, तो वही पूरा पाषाण काल में कह रहे हैं कि उस समय मानव के मनोरंजन का क्या था, पशुओं का शिकार करना, ठीक है। आगे है कि आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, एक पहिए का आविष्कार दोस्तों नव पाषाण काल में, ठीक है।
आग का उसका पूरा पसान, पहिए का 9 पसान। हमने जो वीडियो घटना चक्र में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई थी। आग पूरा, पहिया 9, और पहिया जब 9 पसान कर मतलब पहिया आगे, कहने का मतलब कि हम लोग जब चक्का घूमेगा तब तो हम लोग जोताई अच्छा से करेंगे, जिसमें हम लोग को कृषि को पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमारा आता है 9 पसान काल में। अगला है कि पूरा पशानिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। हमने एक पढ़ाया था ना कि राख के टीला के एक क्वेश्चन था कल, तो उसमें हमने देखा था यह बोले कि कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले दोस्तों? राख के अवशेष कुरनूल गुफा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति 9 पशान काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, ये पूछता है कुत्ते कौन सा जानवर? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल अतिरिक्त पक्कम है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण में अतिरिक्त पक्कम। ठीक है, मध्य पसान 12,000 से 10,000। बचने की प्रक्रिया आरंभ 12,000 वर्ष पहले, 9 पसान 10,000 वर्ष पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती आरंभ 8,000 वर्ष पहले। देखिए, मेहरगढ़ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो उप महाद्वीप क्षेत्र में जो कृषि के लिए था, पहला अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना रहे, क्योंकि लहुरा देव उसके बाद में खोजा गया जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब वहीं सबसे पहले पूछे तो मेहरगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के बलूचिस्तान में है। ठीक, सॉरी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और आप घटना चक्र के साथ साथ तब इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा मेरे दोस्त। कृषि का आविष्कार 8,000 वर्ष पूर्व 9 पसान काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। ये पहले भी आप पढ़ाए हैं 9 पसान काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। यानी मानव के द्वारा पहली बार जो प्रयोग किया गया वह चावल था, लेकिन उपजाया गया था गेहूं और जौ। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त है। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य था। देखिए, मेहरगढ़ से हमारा किसी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में ऑप्शन में लहुरा देव बार बार बोल रहे हैं, अगर रहे तो वो मारिएगा। ठीक है, अब कुलडीहवा से चावल की भूसी मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेहरगढ़ में कब्र के साथ एक बकरी। ठीक, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। ठीक है, किसमें? पूर्व प्रस्तर युग, जो हम लोग पत्थर के मुख्यतः मोटे मोटे जो हम देखते हैं पूरा पशान में। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पशानी कालीन औजारों की खोज की। ये हम भी कल देखे थे। पलौरम नामक स्थान से प्रथम भारतीय पूरा पशान कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, औजार जो हम लोग अतिरिक्त पक्कम देखें। अगला है दोस्तों, पहला अगर भारतीय पुराण कलाकृति हो तब पलवारम। भारत में मध्य पशान कालीन के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.A. कालाई ने विंध्य क्षेत्र में लघु पशान पुरुषन प्रकरण खोज की। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पशान काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। आप इसको समझिए कि भारत में मध्य पशान, देखिए ये पूरा पशान हम लोग देखे थे ब्रूसफुट, लेकिन मध्य पशान के सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल, ठीक है, विंध्य क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, लघु पशानी उपकरण खोज की थी। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, यानी छोटे छोटे जिसमें मतलब हड्डी के पत्थर के औजार बने थे, माइक्रोलिथ। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पशान काल के ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, भारत में नव पशानी सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व यानी 4000 ईसा पूर्व पहले नव पशान सभ्यता भारत में पूछा रहा। ऐसे पूछे दोस्तों, तो ये हम लोग देख रहे थे पूरा पशान, मध्य पशान और 10,000 के बाद। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदारो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाना एकमात्र मानव कपि है। असम का कौन है? श्वेत भ्रू गिब्बन एकमात्र मानव कपि है जो भारत में अभी वर्तमान में पाया जाता है। इनाम गांव ताम प्रशांत युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध जारवी संस्कृति से है। ठीक है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण याद रखिएगा। शिवालिक जो शिवालिक के क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियाँ है, जैसे कि हम लोग शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमालय की सबसे निचली छोर है, जिसको हम लोग पाद हिमालय कहते हैं, वहीं से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ध्यान रखिएगा, जीवाश्म मतलब जहाँ से पेड़ पौधा सरगल जाते हैं और वहाँ से जो जीवाश्म मिलती है। 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किवोल्ड कार्लाइल ने की थी। हमने अभी देखा ना 1867 ईस्वी में कार्लाइल के द्वारा ही क्या किया गया था, मध्य पशान काल में इसकी खोज की गई थी। भारत का
सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदारो था, ये हम अभी भी देखे थे, जिसको श्वेत गिब्बन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपको ध्यान रखना है, जो लूसेंट में दिया गया है, घटना चक्र में नहीं दिया गया। जब दोनों का आप मिलाकर पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगी। ठीक है, अगला है कि भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए संचित्रों एवं सलेस्रों। देखिए इसमें हम लोग भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवास है, लेकिन हमने लूसेंट में घटना चक्र में पढ़ा था कि मध्य पाषाणिक काल क्या होती है, यह भीमबेटका गुफा, लेकिन यहाँ पूरा पाषाणिक। ये अब आ गया कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कि आखिर नवपाषाण काल होगा या मध्य पाषाण काल होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवपाषाण काल के बाद मतलब मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के ही बाद आता है, यानी लगभग आपको ऑप्शन ही वैसे दिया जाएगा जैसे आप उसको बना सके। ठीक है, ऑप्शन ही आपको एक अलग तरीके से मिलेगा। देखिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण गुफा पूरा पाषाण आवास पुरस्थित है, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। समझ रहे हैं क्या करें, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है, जो हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे मुख्यतः। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया। ठीक है, 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 2003 में मनुष्य संदेश सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। ठीक है, देखिए एक राख का टिल्ला वाला हम लोग जो शुरू में पढ़ रहे थे, राख वाला साक्ष्य, हम आपको वहाँ पे याद भी करवाए थे कि काले हो जाएंगे राख लगाकर, तो काले कुन्नुल से। ठीक है, यानी कल्लू उसमें था, कल्लू सब जुड़ा था, तो इसमें कर्नूल गुफा है। देखिए यहाँ पे है, राख का अवशेष कर्नूल गुफा है, लेकिन पूछे कि स्थल क्या है तो था सगन कल्लू। ठीक है, मैं भी भूल रही थी तो मेरे दिमाग पे आया सगन कल्लू। उसी तरह के नौदा टोली को उद्घाटन खाना पूछता है दोस्तों, तो संकालिया थे नौदा टोली के। हम भीमबेटका वाला बता दिए कि ये आप याद रखिएगा, ये मुख्यतः। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, लेकिन इसमें गेहूं करके प्रथम दिया था। मुझे भी यहाँ कन्फ्यूजन लग रहा है कि गेहूं कैसे दे दिया, पहली फसल यानी जो उपजाया गया, अपनाई गई पहली फसल, लेकिन प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम जौ ही था। ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ मैं बता दोस्तों कि दोनों सीरीज को ध्यान से देखिएगा आप।